नमस्कार मित्रों, स्वागत एक बार फिर से आप ही के अपने YouTube चैनल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और आज का टॉपिक है दोस्तों हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण की लगभग 4 से 5 क्लास चलेगी दोस्तों, क्योंकि उत्तराखंड का कोर है ये, मतलब मुख्य है, बैकबोन है। पहला क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में मिलेगा तो शायद आपको व्याकरण का मिलेगा, 90% चांसेस है। किस तरीके से दोस्तों आपको क्लियर करना है, हम पहले बेसिकली पढ़ते हैं कि है क्या हिंदी व्याकरण। जैसे आपने इंग्लिश में ग्रामर पढ़ी है, सेम ऐसी एज इट इज़ ऐसे ही है, पर देखिए थोड़ा सा चेंज है। पहले तो हम हिंदी की बेसिक चीज़ें ही दोस्तों पढ़ेंगे। देखिए क्या है मामला। लिपि क्या है, लिपि किसे बोलते हैं, पहले तो इसकी जान लीजिए। लिखी लिपि जो बोलते हैं, मौखिक ध्वनियों को अगर लिख कर आपने प्रकट कर दिया और उनको उनके लिए आपको जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो चिन्ह तो है। जैसे क बनाते हैं, ख बनाते हैं, ग बनाते हैं, ये चिन्ह तो हैं आपके लिए। तो हिंदी के अक्षर हैं पर वास्तविकता में चिन्ह है। ये चिन्ह ही लिपि है। तो यानी कि जिस भाषा को हम लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं, तो भैया यानी कि उस भाषा की लिपि है। भाई लिपि जब लिख रहे हैं तो लिपि तो है, लेकिन जैसे हम किसी को बोल देते हैं, मतलब जैसे हम बोल देते हैं कभी कभी स्थानीय भाषा में कि किधर जा रहा है, तो उसे लिख सकते हैं, लेकिन किंग जा रहा, उंग जा रहा, किक्कर, उक्कर, तो ये लिख नहीं सकते हम। तो जिस भाषा को हम, बहुत से ऐसी सभी भाषाओं में शब्द है, हिंदी हो, अंग्रेजी सॉरी मतलब गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, शब्द बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम लिख नहीं सकते। समझ में आ रहे, केवल प्रचलित हैं वो। मतलब प्रचलित है क्या, मतलब बोल सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते। तो आई थिंक समझ में आ गया हो लिपि। अब जैसे सिंधी और फारसी, अब मैं आपको लिपि बताऊंगा दोस्तों, आप ध्यान से समझिएगा। लिपि का मतलब, तो दोस्तों आप देख रहे हैं जैसे सिंधी फारसी है, हिंदी की लिपि देवनागरी है, आर्टिकल नंबर 343। इसमें आपको आर्टिकल भी याद करने पड़ेंगे दोस्तों। नेपाली, मराठी, संस्कृत, कोंकणी, इसको एक पासवर्ड से याद कर लीजिएगा, नमक, न मैं कै, न मैं कै, नमक। यानी कि न से नेपाली हो गया, मैं से मराठी हो गया और कै से हो गया कोंकणी। मराठी आपकी महाराष्ट्र में बोली जाती है, ठीक है। कोंकणी आपकी कहाँ पर बोली जाती है, कोंकणी बताइए फटाफट। कोंकणी गोवा में बोली जाती है। वेरी गुड। तो इनकी लिपि है देवनागरी। इसी तरह अंग्रेजी की लिपि क्या है, रोमन है। और जिन ध्वनियों की कोई लिपि नहीं होती उन्हें हम बोल सकते हैं, यानी उनको हम बोली कहते हैं। आई थिंक समझ में आ गया। जैसे एग्जाम्पल है गढ़वाली और कुमाऊनी। इसमें आप कुछ क्वेश्चन आप लिखेंगे जरूर दोस्तों, क्योंकि ये बहुत सारा अथाह है। एक एक टॉपिक पकड़ेंगे और उसको समझेंगे। भारत की सभी लिपियों में जो सबसे प्राचीनतम लिपि है वो कौन सी है, ब्राह्मी लिपि। सभी कहते हैं कि जितनी भी लिपियां बनी हैं, हिंदी, फारसी, कोंकणी, जितनी भी मतलब भाषाएं, ये ब्राह्मी लिपि से निकली है। तो सबसे प्राचीन लिपि कौन सी हो गई दोस्तों, ब्राह्मी लिपि हो गई। और ब्राह्मी लिपि का जो हमें सबसे प्राचीनतम नमूना मिला, कहाँ से मिला, वो मिला हमें दोस्तों, नमूना जो हम बता रहे हैं जिसके बारे में, 5वीं सदी का है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, नागरी लिपि, सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, फिर उसके बाद कहते हैं गुप्त लिपि, फिर कहते हैं सिद्ध मार्तका लिपि, फिर कहते हैं कुटिल लिपि, फिर कहते हैं नागरी लिपि, फिर कहते हैं कि शारदा लिपि आई, ठीक है। और शारदा लिपि के बाद गुरुमुख लिपि, फिर कश्मीरी लिपि, फिर लहंदा लिपि, फिर टाकरी लिपि। अब इतना डीप जाएंगे तो भैया फिर तो मामला फिर बेकार हो जाएगा। तो हमें इतना भी डीप नहीं जाना, लेकिन हमारा जो सिलेबस में दिया है वो सिर्फ और सिर्फ देवनागरी लिपि लिखा है। तो देवनागरी लिपि के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसकी क्या खासियत है। तो लिखें दोस्तों, देवनागरी जो लिपि का जो नाम है वो हिंदी लिपि, यानी कि लिपि को लोक नगरी भी कहा जाता है। देवनागरी लिपि को क्या बोलते हैं, लोक नागरी लिपि बोलते हैं, लोक नागरी, और हिंदी लिपि भी कहा जाता है। देवनागरी का जो नाम है ना वो विवादास्पद है। कुछ विद्वान बोलते हैं कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने इसका संबंध है या इसने इसका नाम दिया, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ब्राह्मणों के नाम से इसे नागरी कहा गया, लेकिन कुछ का मानना है कि ये तो देव की भाषा है, देवी देवताओं की भाषा थी, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा था, देवनागरी पड़ा। अब देवनागरी लिपि का स्वरूप क्या है, देखिए आप हमेशा बाएं से, ये यहाँ पे बना देता हूँ मैं आपको, आप हमेशा बाएं से लिखते हैं। तो देवनागरी लिपि की खासियत लिखिएगा, बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। जबकि फारसी लिपि हमेशा, फारसी लिपि में कौन कौन सी हैं, उर्दू है, अरबी है, फारसी है,
ये हमेशा दाईं ओर से, यानी कि यहाँ से, ये देखिए यहाँ से यहाँ की ओर लिखी जाती है। जबकि हमारी वाली हिंदी आप कहाँ से लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं पेज में और यहाँ तक लिखते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन लिखते हैं, फिर यहाँ से लिखते हैं। तो फिर बोल रहा हूँ, देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, जबकि फारसी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। दूसरी बात यह है, जो देवनागरी लिपि है वो अक्षरात्मक है, सिंबलिक स्क्रिप्ट है, यानी कि उसके सिंबल हैं। जबकि रोमन लिपि अंग्रेजी भाषा की लिपि है, वो अल्फ़ाबेटिक है, स्क्रिप्ट है। तो वर्णात्मक लिपि कौन सी है, रोमन लिपि है। और यहाँ पे लिख लीजिएगा, अक्षरात्मक लिपि जो है वो आपकी कौन सी है दोस्तों, देवनागरी लिपि है। अब देवनागरी लिपि के गुण देखिए, क्या खासियत है, ये पेपर में आपके सिलेबस में है इसलिए बोल रहा हूँ। देवनागरी लिपि में कुल मिलाकर 403 टाइप हैं, यानी कि 403 अक्षर हैं। देवनागरी लिपि की बात कर रहा हूँ, लिपि की, हिंदी में अक्षर की बात नहीं कर रहा हूँ। देवनागरी लिपि की खासियत यह है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, कमाल की बात। दूसरा है, वर्णमाला ध्वनि जो है वैज्ञानिक है। अब कहेंगे सर वैज्ञानिक कैसे, थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ, समझे। जैसे गले से कौन सा निकलता है, क ख ग घ ग, और तालु से कौन सा निकलते हैं, ट ठ ड ढ। दंते कौन से हैं, दंते त थ द ध, आप भी बोल के देख सकते हैं। तो इसलिए बोलते हैं इसको वैज्ञानिक लिपि। भारत में अनेक लिपियां हैं। अब मैं आपको जो देवनागरी लिपि की इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी मैं आपको बता दूं। देवनागरी लिपि जो है दोस्तों, इसमें कई सुधार भी किए गए, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक का फ़ॉन्ट, पेपर में आ जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने भी इसमें चेंजेस किया। कब किया था, बाल गंगाधर तिलक फ़ॉन्ट कब का है, 1904 का है। ठीक है, कब का है, सन 1904 का है। कभी पूछ ले जाता है, वैसे तो मुश्किल है पूछना। दूसरा है दोस्तों, मैं एक चीज़ को लेकर चल रहा हूँ। दूसरा है कि लिपि जो है, ये तो लिपि है हमने पढ़ लिया, क्योंकि अब देवनागरी लिपि के तो इतना ही है। देवनागरी लिपि में कोई खास ज़्यादा नहीं जानना आपको, लेकिन अब लिपि के बाद आपको हिंदी जरूर जानना है। अब आ जाइए, व्याकरण यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो लिपि आई थिंक आपका ख़त्म हो गया, लिपि में कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब व्याकरण पढ़ें। व्याकरण के द्वारा हम क्या करते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक यही है, भाषा का नियमन किया जाता है, नियमित करते हैं, नियम बनाते हैं। और व्याकरण का कार्य क्या है, भाषा में एक रूपता लाते हैं और शुद्धता लाते हैं। व्याकरण के द्वारा दोस्तों भाषा का नियम, ये माफ़ी चाहूँगा ये रिपीट हो चुका, हम हटा देंगे। व्याकरण का कार्य भाषा में एक रूपता शुद्धता बनाए रखना है। और व्याकरण के 3 पार्ट हैं। छोटे बच्चों को सिखाता है ना कि अक्षर सही से बनाओ, यानी कि वर्णों को और अक्षरों के आकार प्रकार भी सही बनने चाहिए, और लिखने की विधि का उच्चारण भी उनका किया जाना है। अब शुद्ध लिखे होंगे तो शुद्ध बोले भी जाएंगे। इसी प्रकार जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं तो शब्द बनता है, जैसे कबूतर, खरगोश। तीसरा है, जब शब्द आपस में मिलते हैं इस तो वाक्यों की रचना, शुद्धता अशुद्धता पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार में तो यही किया जाता है। तो वर्ण विचार क्या है, यहाँ से देखिए, जब तक आपके ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा कभी संधि विच्छेद आप नहीं सीखेंगे। कैसे सर, मुख से बोलने पर जो ध्वनियाँ निकलती हैं, पहले ध्यान से सुनिएगा, उसे क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। और ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। शब्द जो हैं ध्वनियों से ही बनते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी एक लिख रखा है जल। क्या लिख रखा है, जल। तो जल आप बोलिए मुंह से, जल, वेरी गुड। अब जल आपने बोला तो कितनी ध्वनियाँ निकली, आप कहोगे सर ज निकला, ल निकला ना। जब आपने जल बोला तो कितनी ध्वनियाँ निकली, तो यहाँ पे लिख लेना 4 ध्वनियाँ निकली। पेपर में आता है ये क्वेश्चन। अब कैसे निकालना है सर, ज बोलिए, इस पर हलंत लगा लेना। तो ज बोला तो अ का साउंड आया, ल बोला तो अ का साउंड आया। तो 2 हिस्से निकले, 2 हिस्से निकले, टोटल निकली ध्वनि 4। जरा अपने साथ कमल पे करिए। कमल में कितनी ध्वनि, 3 नहीं है, यस 6 हैं। क, अ, म, अ, ल और अ। अब आज आपको इसी की ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हम बाद का काम तो बाद गया भाई, क्योंकि यही नहीं होगा तो मामला साफ हो जाएगा। आप बनाइए, आप अपनी तरीके से बनाइए। अगर मैं आपसे बोलता हूँ सवर बोलता हूँ कि सवर में ध्वनि बताइए, अगर आप सवर बोलें तो कितनी ध्वनि। अब आप बहुत से बच्चे गलती करेंगे, आधा श तो ये खुद ही है, तो पूरा स लिख देंगे और इसके नीचे हलंत लगा देंगे, इसका मतलब ये आधा है। और वो हलंत लगाएंगे और अ निकल जाएगा इससे, वेरी गुड। फिर क्या निकला, र निकला, र पर अ लगा देंगे तो कितनी ध्वनि निकली, 1 2 3 4 5। आप कहेंगे सर स में क्यों नहीं लगाया आपने, भाई इसलिए नहीं लगाया क्योंकि स खुद में आधा है, छोटा स, यानी कि आधा स। अगर पूरा स होता
तो हम बिल्कुल लगाते हैं। फिर होती कितनी ध्वनि, 6 ध्वनि होती। लेकिन जब भी कोई चीज़ आधी होगी तो उससे ध्वनि तो निकल नहीं सकती, वो तो खुद में आधा है। जैसे कि मैं बोल देता हूँ शब्द। अब शब्द में बताइए कौन कितनी ध्वनि, पहले तो इन्हें करना सीखें, थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाएं। शब्द, तो स पूरा बन गया, वेरी गुड। इससे हमने हलंत लगाया, इसको आधा कर दिया यानी कि अ निकाल दिया इससे। और ब को हमने पूरा लिख दिया लेकिन हलंत लगा दिया, और ब से अ नहीं निकलने का क्योंकि वो आधा है। फिर हमने द लगा दिया, और द में मैंने क्या लगा दिया, ए लगा दिया, तो बन गया क्या, शब्द। वेरी गुड। तो ये हो गया आपका एक टॉपिक क्लियर। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो यहाँ तक आपका समझ में आ गया, ठीक है। बड़ी हो जाएगी ज़्यादा क्लास ना, फिर देखी नहीं जाती। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं।